अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर साजिद, इंस्ट्रक्टर एट ब्यूटी ब्रीज एकेडमी। आज का सेशन जैसे कि आपको पता है मैंने कंडक्ट करना है, तो मैं इस सेशन के लिए ब्यूटी ब्रीज एकेडमी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनकी टीम, डायरेक्टर डॉक्टर मिसबा साहब का। तो ये आज का जो सेशन है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो एस्थेटिक्स स्किन ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं पीआरपी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको पता है कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो सीबीसी पे है। तो सीबीसी की डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ी बात करूंगा ब्लड और ब्लड की कंपोजिशन, इनीमिया। तो उसके बाद आपको मैं मतलब सीबीसी की हाउ नो दूंगा। तो सबसे पहले मुझे कोई बताएगा कि ब्लड ब्लड क्या है? एनीवन? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? चले मैं स्टार्ट करता हूँ। ब्लड स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि बॉडी का 8% टोटल बॉडी वेट में से होता है, और ये ईसीएफ का पार्ट होता है। ईसीएफ क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? अब जो हमारा सेल होता है उसके होते हैं दो कंपार्टमेंट लिक्विड के, एक होता है इंट्रा सेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। और जो ब्लड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट का हिस्सा है। अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स में अब क्या आते हैं? ये रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट एंड फ्लूइड। फ्लूइड में क्या आता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के भी आगे कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह इसमें आती हैं। तो इसका एवरेज जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 5 लीटर है फीमेल्स में, और 5.5 लीटर है इन मेल्स में। तो ये 5 लीटर फीमेल में क्यों है और 5.5 लीटर मेल्स में क्यों है? ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। मेल में और हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजेंस का इफेक्ट होता है उसकी वजह फीमेल्स में, तो उसकी वजह से उनमें कम होता है और मेल्स में ज्यादा होता है। उसके बाद ब्लड की प्रॉपर्टीज। ब्लड का कलर क्या है? कोई भी चीज, हमारे कोई भी लिक्विड हो तो उसका कोई ना कोई कलर होता है। ब्लड का कलर है रेड। और उसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम जैसे कि मैंने पहले बताया 5 लीटर टू 5.5 लीटर। ये वैल्यूज वेरी कर सकती हैं, बुक टू बुक वेरी करती हैं। और इसकी पीएच क्या होती है? अल्कलाइन होती है। अल्कलाइन पीएच क्या होती है कि ये बेसिक होती है, एसिडिक नहीं है, बेसिक है। इट्स पीएच इज 7.35 टू 7.45 ऑन पीएच स्केल। ये जो इसकी पीएच है इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हमारे पास इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आता है, उसे कोई भी मसला हो, सबसे पहले हम इसके एबीजीज चेक करते हैं। एबीजीज में हम सबसे पहले उसकी ब्लड की पीएच वगैरह देखते हैं। उसके बाद उसकी आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होती है गाढ़ापन। और वाटर, ब्लड को अगर हम देखें तो ये पानी से 5 गुना ज्यादा विस्कस होता है। इट्स ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये होता विस्कस में क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की वजह से और प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.05 टू 1.06 है। उसके बाद नेक्स्ट, ब्लड कंपोजिशन जैसे पहले बताया कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, उसके बाद और प्लाज्मा होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन से सेल्स आ जाते हैं? सारे। और प्लाज्मा, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह आती हैं। अब सेलुलर पोर्शन ऑफ द ब्लड। सेलुलर पोर्शन में जैसे मैंने बताया फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स काउंट कितना होता है ह्यूमन बॉडी में? नॉर्मल 5 to 6 मिलियन। और रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर ही लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को सेल के अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद है ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हमारी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की अब नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग। उसके बाद अब हमारे पास कोई भी सैंपल आता है तो उसको हम प्लाज्मा को सेपरेट कैसे करेंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट से। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एंटीकोगुलेंट को ऐड करते हैं, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक बफी कोट आती है। एक बफी कोट क्या होता है कि वो सेपरेट कर रही होती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स को प्लाज्मा से। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में एरिथ्रोसाइट्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सारे अलग हो जाएंगे, और प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह अलग हो जाएंगे। ये हमारे पास सेपरेशन की एक टेक्निक है। उसके बाद प्लाज्मा और सीरम। सीरम का हम एंटीकोगुलेंट ऐड पार्ट ऑफ द ब्लड आफ्टर कोagulation, देयरफॉर डिवाइड ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स एज फिब्रिनोजन। इसमें क्लोटिंग सीरम सिंपली एक लिक्विड होता है, इसमें कोई क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते, प्लाज्मा में होते हैं।
उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे बेसिक कंपोनेंट जो है उसका वाटर। वाटर 90% होता है। उसके बाद आते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। प्लाज्मा प्रोटीन 6 to 8% होती है इसमें। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स में कौन सी आती है? प्लाज्मा प्रोटीन्स में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सारी प्रोटीन्स आती है प्लाज्मा प्रोटीन में। अदर इसके कंपोनेंट क्या है? न्यूट्रिएंट्स जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, हार्मोन्स, वेस्ट, ब्लड गैसेस वगैरह, ये सारे प्लाज्मा का कंपोनेंट होते हैं। अब जो प्रोटीन्स का मैं आपको बता रहा था, प्लाज्मा प्रोटीन्स का, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजेंस, इनका आगे मैं लेटर ऑन फंक्शन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अगर इनकी कमी हो तो फिर एडिमा एक होता है, तो वो भी आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। इस क्वेश्चन का कौन आंसर करेगा? व्हाट इज द नेम गिवन टू द पोर्शन ऑफ द ब्लड हैविंग नो फिब्रिनोजेन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स? एनीवन? प्लीज आंसर करें। नहीं, मेटाक्रिट नहीं होगा, सीरम होगा। अच्छा, उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स का मैंने आपको बताया, एल्ब्यूमिन उसमें 60% कंस्टिट्यूशन वाइज होती है। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब एल्ब्यूमिन सबसे इसका मेन फंक्शन होता है बॉडी में, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने पहले बताया कि दो कंपार्टमेंट्स होते हैं सेल में, एक इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, उनके दरमियान फ्लूइड मेंटेन रहता है। वो किसकी वजह से मेंटेन रहता है? एल्ब्यूमिन की वजह से। अगर एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी which leads to edema। उसके बाद कंडीशन लीडिंग टू लो प्लाज्मा प्रोटीन। अब सीरम एल्ब्यूमिन कम किन कंडीशन में होता है? अब मैं आपको बताऊं कि जो ये एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन फॉर्म बनता कहाँ पे? एल्ब्यूमिन बनता है लीवर में। अगर कोई भी क्रोनिक लीवर डिजीज होगी हमारे पास, तो उसमें एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी। एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से क्या होगा? एडिमा। और जैसे यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है, ये पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा शो हो रहा है। उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा है। ये किसकी वजह से, ये किसकी कमी है? एल्ब्यूमिन की कमी है। और इंक्रीज लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन फ्रॉम द बॉडी। अगर कोई भी क्रोनिक किडनी डिजीज है, तो जब भी किडनी की कोई भी डिजीज, नेफ्राइटिस, कोई भी इस तरह की कंडीशन हो, तो उसमें किडनी क्या करती है? एल्ब्यूमिन को बॉडी से लूज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? एडिमा होता है। और एक मोस्ट कॉमन कंडीशन है एक्सटेंसिव बर्न्स। जब जब भी कोई पेशेंट बहुत सीवियर बर्न से होते हैं, तो उसके बाद उसकी एल्ब्यूमिन लूज हो जाती है और उसे एडिमा टाइप होने लग जाता है। नंबर टू, इसका फंक्शन ट्रांसपोर्ट का होता है। जो प्रोटीन्स है, तो इस पे रिसेप्टर्स होते हैं, और वो फैटी एसिड, मेटल लाइन, बिलिरुबिन, बाइल एसिड, इन सारों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद फंक्शंस ऑफ ग्लोबुलिन्स। ये ग्लोबुलिन्स का क्या फंक्शन है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, और जो अल्फा होते हैं और जो बीटा ग्लोबुलिन्स होते हैं, ये हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं, ये बॉडी का डिफेंस कर रही होती हैं। फंक्शन ऑफ फिब्रिनोजिन, जो थर्ड प्रोटीन थी प्लाज्मा प्रोटीन की, फिब्रिनोजिन। इट इज अ प्लाज्मा प्रोटीन आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। यस, मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोagulation या ब्लड क्लॉटिंग। ड्यूरिंग कोagulation इट इज कन्वर्टेड टू फिब्रिन। ये जो फिब्रिनोजिन है, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है। जब भी क्लॉट बनना होता है, तो ये फिब्रिन में कन्वर्ट होकर क्लॉट बनाती है। अच्छा जी, नॉर्मल सा है, इसका कौन जवाब देगा? इन नॉर्मल सैंपल ऑफ ब्लड विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स वुड बी मोस्ट अबंडेंट? कौन से सेल ज्यादा होंगे? एनीवन? आरबीसीज। अच्छा,
मैंने ब्लड की कंपोजिशन और उसका सारा कुछ बता दिया। फंक्शन क्या होता है ब्लड का? सबसे पहले आता है रिस्पिरेटरी रोल। रिस्पिरेटरी रोल क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज and then carry out carbon dioxide from tissues to lungs so that it may be exhaled. न्यूट्रिशन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम गट टू टिश्यूज। जो भी हम खाना खाते हैं तो उसकी ब्रेक डाउन के बाद ये ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज की तरफ। एक्सक्रीटरी रोल इसका क्या है? ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर्म ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फ्रॉम टिश्यूज। यूरिया, यूरिक एसिड, या हम कोई भी रिपोर्ट देखें तो उसमें मतलब हमें ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का होता है, शो हो रहा होता है कि ये नॉर्मल है या नहीं है। तो ये भी ब्लड का इसमें फंक्शन होता है। रेगुलेटरी, ब्लड रेगुलेट्स द पीएच। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये थोड़ा सा ऊपर हो गई तो ये बेसिक बेसिक की तरफ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाती है, पेशेंट्स को ऐसी सिचुएशन होती है। प्रोटेक्टिव अब क्या है? एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीटॉक्सिन होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ब्लड को। कोagulation का मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा प्रोटीन की एक प्रोटीन थी फिब्रिनोजिन जो क्या कर रही थी? क्लोटिंग, वो कोagulation। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ये भी इसका एक रोल होता है। स्लाइड चेंज। अच्छा, ये हमारा ब्लड का इंट्रो तो हो गया। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो था एनीमिया। कोई मुझे एनीमिया के बारे में बता सकता है? एनीमिया होता क्या है? एनीमिया माइक ऑन कर लेना, बताएं एनीमिया क्या होता है, फिर मैं डिटेल बताऊंगा। हाउ टू नो आपको ना थोड़ा सा मुझे बता दें। नो आंसर, चले मैं कैरी हूँ। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन नहीं होता। एनीमिया बेसिकली होता है लो आरबीसी काउंट, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन में प्रॉब्लम आता है। आयरन की आयरन एक आगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक उसकी टाइप है। एनीमिया खुद नहीं है आयरन की डेफिशिएंसी, आरबीसी की डेफिशिएंसी को कहते हैं एनीमिया। आयरन सबसे पहले अगर एनीमिया को हम क्लासिफाई करते हैं तो टॉप मोस्ट आती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मतलब किन कंडीशन में हमारे पास हो सकता है? लॉस ऑफ ब्लड, जिसमें हमारे पास ब्लड लॉस हो। सबसे पहली कंडीशन जो हमारे पास जिसमें ब्लड लॉस होता है, कोई भी इंजरी हो तो उसमें वो ब्लड लॉस होता है, उसके ब्लड डोनेट हम करते रहते हैं। हीमोरॉइड्स पर रेक्टल ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया हो सकता है। उसके बाद जीआई मैलिग्नेंसी, उसमें भी पर रेक्टल ब्लीडिंग होती है। पेप्टिक अल्सर डिजीज, मेनोरेजिया, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से भी एनीमिया होता है वुमेन्स में, तो वो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। उसके बाद एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और पैरासिटिक इन्फेक्शंस की वजह से भी होता है, मलेरिया और हुकवर्म। तो कोई मुझे बताएगा कि मलेरिया और हुकवर्म की वजह से कैसे होगा एनीमिया? एनीवन? नहीं, मलेरिया और हुकवर्म इनफैक्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन में एनीमिया एक डेफिशिएंसी इस तरह मलेरिया में होता है कि हिमोलिसिस हो जाती है। हिमोलिसिस क्या होती है कि आरबीसीज की ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है जब ये पैरासाइट बॉडी में जाता है। तो इसकी डिटेल में नहीं कहूंगा आपको, मैं मोटे मोटे पॉइंट बता रहा हूँ। तो मलेरिया की डेफिशिएंसी में मलेरिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता किस तरह है? तो हिमोलिसिस होगी, आरबीसीज की ब्रेक डाउन ज्यादा होगी जिसकी वजह से एनीमिया होगा। उसके बाद साइन एंड सिम्टम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के क्या हैं? सबसे पहले पेशेंट लेथार्जिक होगा, शॉर्टनेस ऑफ से ब्रेथ होगी, सांस लेने में उसे मसला होगा, बहुत ज्यादा उसे थकावट होती होगी,
और उसके बाद इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड, उसे सर्दी बहुत ज्यादा लगेगी, सर का दर्द होगा, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, वो टांगे अक्सर बंदे हिलाते रहते हैं, तो उसके वो भी एक मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की एक साइन एंड सिम्टम में आता है। तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर इधर लिखी हुई है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, लेकिन आप अभी इसको ना सोचे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये सारी क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि माइक्रोसिटिक हम कब कहते हैं, हाइपोक्रोमिक कब कहते हैं, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक कब कहते हैं, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा। लैब फाइंडिंग फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, किसी पेशेंट कोई पेशेंट हमारे पास आया, उसने ऊपर वाले साइन एंड सिम्टम बताए, हमने सीबीसी रिपोर्ट कराई, उसके बाद उसमें फाइंडिंग्स हमें क्या नजर आएंगी, डिक्रीज सीरम आयरन, डिक्रीज सीरम फेरिटिन, फेरिटिन ये स्टोर्ड फॉर्म होती है आयरन की बॉडी में, बट इंक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, डिक्रीज एमसीबी, डिक्रीज एमसीएच, एमसीबी और एमसीएच एमसीएचसी को ये मैं आगे फर्दर एलेबोरेट करूंगा, टेंशन ना लें इस बात। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया किस वजह से होता है, तो ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12 एंड फोलिक एसिड की वजह से क्या होगा, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। तो इनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि जो डीएनए सिंथेसिस है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, और डिवीजन जो आरबीसीज की है वो कम हो जाती है। जब ये होगा तो मेगाब्लास्ट बनते हैं बोन मैरो में। तो मेगाब्लास्ट क्या होते हैं कि बड़े सेल्स बनते हैं, आरबीसीज की जो नॉर्मल शेप साइज होती है उससे बड़े सेल्स बनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद रोल ऑफ विटामिन बी 12 फोलिक एसिड, ये मैंने पहले बताया कि ये डीएनए की सिंथेसिस में इनका मेन फंक्शन होता है। जब विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड ही नहीं होगा तो डीएनए की सिंथेसिस फेलियर हो जाएगी, जिसकी वजह से मेगैलोब्लास्ट बनेंगे जो अपना न्यूक्लियस लूज कर देंगे, और वो क्या होंगे, लार्ज इरेगुलर आरबीसी होंगे। स्टेज ऑफ कोबैलेंट मेटाबॉलिज्म, ये आपके स्कोप से ऊपर है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। साइन एंड सिम्टम इसमें क्या होगा, हाई टेम्परेचर, फैटीग, वहीं पहले डिस्टर्ब चेंजेस टू मोबिलिटी, ग्लोसाइटस, माउथ जो मुंह में अक्सर हम गोलियां होती हैं। उसके बाद परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया क्या होता है, विटामिन जो बी 12 हम ले रहे हैं तो उसे स्टमक स्टमक की बॉडी इन्वायरमेंट से बचाता है। अगर उसी इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होगी और विटामिन बी 12 उधर स्टमक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे परनीशियस एनीमिया। अब कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अब वो है मेथोट्रेक्सेट, जिटोविडीन, मेटफॉर्मिन। अब मेटफॉर्मिन डायबिटिक पेशेंट्स में हम देते हैं। मेथोट्रेक्सेट ये एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, जिटोविडीन ये एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं। ये क्या करती हैं, नॉर्मल जो डीएनए सिंथेसिस हो रही होती है उसे, ये मेथोट्रेक्सेट और जिटोविडीन ये नॉर्मल डीएनए सिंथेसिस को इंपेयर करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मेगैलोब्लास्ट बनना स्टार्ट होते हैं और मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है। फोलेट डेफिशिएंसी और किन कंडीशंस में हो सकती है, प्रेगनेंसी में फोलेट डेफिशिएंसी होती है, इसलिए जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें पेशेंट्स को जो भी गोलियां और ये किसकी वजह से होती है, ए प्लास्टिक की वजह से। ए प्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से होता है, बोन मैरो फेलियर की वजह से होता है। अब बोन मैरो फेलियर कब होता है, जब भी हम एक्सरे की रेज अगर बहुत ज्यादा मतलब लग गई तो तब भी बोन मैरो फेलियर हो सकता है। क्लिनिकल पिक्चर एनीमिया की, फैटीग, डिस्निया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो प्लेटलेट्स की कमी की वजह से क्या होता है कि ब्रूजेस बनते हैं, पैटिकीज, और सीरियस ब्लीडिंग होती है क्योंकि प्लेटलेट का जो फंक्शन होता है ब्लड कोagulation का होता है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, कोई भी आपको
लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, या कोई भी मैलिग्नेंसीज है, तो उसकी वजह से जो एनीमिया होगा वो होगा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। ये आ गई एनीमिया की डेफिनेशन। एनीमिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर इन विच हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ऑफ द आरबीसी इज बिलो द नॉर्मल रेंज फॉर द एज एंड सेक्स ऑफ द सब्जेक्ट। इन मेल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन नॉट लेस देन 13.5, इससे कम ना हो, इससे कम होगी तो अब एनीमिया की तरफ होगा पेशेंट। फीमेल्स में 12.5 से। ये कट ऑफ पॉइंट वेरी करते हैं, हर बुक में मुख्तलिफ लिखे हुए, जहाँ जहाँ से मैंने रेफरेंस लिए वहाँ ये थे। तो ये एक नॉर्मल सीबीसी रिपोर्ट है। उसके बाद ब्लड इंडाइसिस। ब्लड इंडाइसिस की बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं, जो हमने पीछे जितनी भी टाइप्स पढ़ी है ना, कि ये 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 वाला, ये प्लास्टिक एनीमिया जी, ये माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी देखेंगे सीबीसी रिपोर्ट में, और हम बताएंगे कि इसे ये वाला एनीमिया। तो एमसीवी क्या है? मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। एमसीएच क्या है? मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। एमसीएचसी क्या है? मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले एमसीवी। एमसीवी हमारे पास एवरेज वॉल्यूम ऑफ द आरबीसीज, जो आरबीसीज का एवरेज वॉल्यूम है वो हमारे पास एमसीवी। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 8, उसमें 8 आएगा तो वो हमारे पास कौन सा एनीमिया होगा? माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। और नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कब होगा? जब एमसीवी की वैल्यू नॉर्मल 80 टू 100 के मिड नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा। और मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कब होगा? जब एमसीवी की वैल्यू 100 से अबव हो। ये हमने देखना है रेंजेस। उसके बाद एमसीएच, अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन 1 आरबीसीज। तो इसकी नॉर्मल रेंज हमारे पास क्या है? 27 टू 32। 27 टू 32 हमारे पास नॉर्मल रेंज है इसकी। और एमसीएचसी क्या है? एवरेज हीमोग्लोबिन पर यूनिट वॉल्यूम इन रेड ब्लड सेल। इसकी हमारे पास नॉर्मल वैल्यू क्या है? हाइपोक्रोमिक में लेस देन 30 होगा तो वो हाइपोक्रोमिक होगा। नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मल वैल्यू इसकी, ये देखें, ये आरबीसीज, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, इधर से देख के हम बताएंगे कि ये कौन से वाला एनीमिया है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, इटियोलॉजिकल या मार्फोलॉजिकल। इटियोलॉजिकल और मार्फोलॉजिकल। इटियोलॉजिकल क्या है? कि डिक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन, वो किस वजह से? इरिथ्रोपोइटिन का हार्मोन सिक्रेट करती है, और वो बोन मैरो पे जाके लगता है और बताता है कि बॉडी की डिमांड है आरबीसी प्रोडक्शन ज्यादा करो। अगर इरिथ्रोपोइटिन इसी से कम है तो आरबीसी प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो एनीमिया होगा। या इंक्रीज आरबीसी लॉस, ब्लीडिंग हो या कोई भी हेमोलिसिस हो तो उसमें क्या होगा? कि एनीमिया होगा। उसके बाद लोअर मैंने आपको पहले एरिथ्रोपोइटिन का फंक्शन डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से एनीमिया होगा। और कौन सा होगा? नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। अच्छा, ये देखें अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये प्राइमरी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसमें क्या होगा? दोनों चीजें इसमें क्या होगी? कम होंगी। ये कौन से एनीमिया होगा? आयरन डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ जाए तो उधर भी क्या होगा? मैक्रोसिटिक हमें पिक्चर नजर आएगी। एमसी भी बड़ा होगा, 100 से above होगा, और एमसीएचसी नॉर्मल होगा। और उसके बाद ए प्लास्टिक एनीमिया की तरफ जाए तो ये कौन सा होगा? नॉर्मोसिटी प्रोडक्शन कम होगी, लेकिन क्या होगी? जो पिक्चर होगी नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। एमसीवी भी नॉर्मल रेंज में होगा, एमसीएचसी भी नॉर्मल रेंज में होगा। उसके बाद है जी हीमोरेजिक एनीमिया। अगर कहीं भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, एक्यूट ब्लड
लॉस वो हम इसमें कंसिडर करते हैं हेमोरेजिक एनीमिया में। ब्लड पिक्चर ये यहाँ डालने का मकसद क्या है कि आपको बताना, अगर कोई भी ब्लड लॉस एक्यूट में हो रहा है, मतलब थोड़ा एक एक दो कौन सा होगा, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक पिक्चर होगी। क्रोनिक मैंने आपको बताया, पहले बताया एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, पेप्टिक अल्सर, ये साल चलती रहती है। अब मेनोरेजिया ये भी कई अर्सा चलती रहती है। तो ब्लड पिक्चर इसमें कौन सी होगी, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होगी, इसमें आयरन डेफिशिएंसी होती है। उसके बाद हिमोलिटिक एनीमिया। हिमोलिटिक एनीमिया क्या है कि आरबीसीज की जो डिस्ट्रक्शन है वो बढ़ जाए। अब कोई भी ऐसी कंडीशन ऑफ बॉडी में जिसमें आरबीसीज, बॉडी खुद ही आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रही है, तो वो कौन से एनीमिया होगा, हिमोलिटिक एनीमिया होगा। अब बहुत सी हम कंडीशन सुनते हैं जिस तरह सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, तो इनमें क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होना स्टार्ट हो जाती है। मलेरिया पैरासाइट मैंने पहले आपको मलेरिया का बताया कि उसमें इम्यूनाइजेशन बढ़ जाती है। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अब सारी आपको बता रहा हूँ। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक में कौन कौन सी आएंगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलासीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, ये तीन कंडीशन होंगी तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, अब ब्लड लॉस, ए प्लास्टिक, रेनल डिजीज, ये कोई भी अगर कंडीशन है ब्लड लॉस का, मैंने पीछे आपको बताया प्योर ब्लड लॉस हो तो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा। उसके बाद मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। अब मैक्रोसिटिक का क्या मतलब है कि मैक्रो हमें नजर आता है येलो होगी तो आइज में, तो एनीमिया में डॉक्टर हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले देखता है ये स्किन पेलनेस, कोल्डनेस, येलोइंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मस्कुलर वीकनेस, ये सारी जितने भी मतलब सिम्टम्स लिखे हुए हैं ये अगर हो तो ये एनीमिया की तरफ इंडिकेट करते हैं। अब ब्लड लॉस एनीमिया मैंने पहले पीछे डिस्क्राइब किया। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आफ्टर ब्लड लॉस, जो कोई भी मतलब ब्लड लॉस होता है तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बॉडी का क्या होता है। व्हेन ब्लड इज लॉस द बॉडी क्विकली पुल्स वाटर फ्रॉम टिश्यूज इनटू द वेसल्स टू कीप द वेसल्स फिल्ड एंड मेंटेन ब्लड प्रेशर। बॉडी क्या करती है, अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्या करती है, सेल के अंदर से फ्लूइड को बाय वेसल्स की तरफ भेजती है ताकि जो हमारी सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इस कंडीशन में भी हमें नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक पिक्चर ही नजर आएगी। अब लास्ट क्वेश्चन सीबीसी की तरफ जाते हैं। चलिए बताएं सीबीसी होता क्या है। सीबीसी में दोबारा से इधर से स्टार्ट करूं, उस टाइम नेटवर्क का इशू था तो कट हो गया। तो सीबीसी सीबीसी होता क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट हम किस लिए कहते हैं, जो भी हमारे पास ब्लड के जितने भी सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इनके हम एक कंप्लीट डिटेल स्टडी करते हैं। आरबीसीज के आगे इंडाइसेस हैं, एमसीवी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये सारे हम डिटेल स्टडी करने के लिए सीबीसी कराते हैं। तो अब मैं बताऊंगा आगे हम सीबीसी में देखते क्या है। आरबीसी काउंट हम देखते हैं, हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन देखते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम देखते हैं, मीन कार्पुस्कुलर वॉल्यूम देखते हैं, एमसीएच, एमसीएचसी, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट, ये सारा हम डिटेल स्टडी करने के लिए क्या कराते हैं, सीबीसी। और कोई भी पेशेंट किसी भी क्लिनिक में जब जाता है सबसे पहले जो बेसिक टेस्ट है तो वो सीबीसी होता है। आरबीसी, अब सीबीसी के आगे मैं फर्दर क्लासिफिकेशन में जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आरबीसी काउंट पे बात करूंगा। नॉर्मल रेंज जो मेल्स में 4.7 टू 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर है। अब ये मेल में, फीमेल में 4.2 टू 5.4, ये बुक टू बुक वेरी करती है। हाई आरबीसी काउंट क्या इंडिकेट करता है, सबसे पहले है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, एक फिजियोलॉजिकल, एक नॉर्मल बॉडी का रिस्पॉन्स होता है हाई एल्टीट्यूड पे। हाई एल्टीट्यूड पे जब भी कोई बंदा जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है। सी लेवल से जितना अबव हम चले जाएं
तो ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होती जाती है। ऑक्सीजन सेचुरेशन जब भी कम होगी तो बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, वो आरबीसीज की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा ताकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, पॉलीसाइथीमिया हाई आरबीसी को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद डिहाइड्रेशन, पल्मोनरी डिजीज जिस तरह अस्थमा वगैरह है। उसके बाद किडनी एंड अदर ट्यूमर दैट प्रोड्यूस इरिथ्रोपोइटिन, कोई भी किडनी का सेकेंडरी ट्यूमर है, कोई भी ट्यूमर है किडनी का जो इरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। इरिथ्रोपोइटिन की जब भी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आरबीसी की प्रोडक्शन उससे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आरबीसी की प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इरिथ्रोपोइटिन के। उसके बाद लो आरबीसी काउंट क्या इंडिकेट करता है? इनीमिया, जो मैंने पीछे आपको सारी क्लासिफिकेशन पढ़ाई, इनीमिया लाइक हीमोलिटिक इनीमिया जिसमें आरबीसी की ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है, और ए प्लास्टिक इनीमिया। ए प्लास्टिक इनीमिया मैंने क्या बताया था, कोई बताएगा? मैं दोबारा से बताऊं? एनीवन? चलो मैं दोबारा बता दूं। ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया ये होता है कि बोन मैरो में कोई भी मतलब डैमेज आ जाए तो उसकी वजह से आरबीसीज की प्रोडक्शन कम होती है। आरबीसीज की प्रोडक्शन कम होती है। आरबीसीज के जो प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं वो बोन मैरो से बोन मैरो में डिवाइड होकर आरबीसी आरबीसी बनाते हैं। तो बोन मैरो की कोई भी एबनॉर्मेलिटी होगी तो वो ए प्लास्टिक एनीमिया आएगा। उसके बाद एक्यूट और क्रोनिक ब्लीडिंग, वो लो आरबीसी काउंट, उसमें भी लो आरबीसी काउंट हो जाता है। उसके बाद बोन मैरो डिसऑर्डर, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में किस तरह लो आरबीसी काउंट होगा, वो ऊपर मैंने लिखा हुआ कि एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी। जब भी एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन कम होगी तो आरबीसी की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल जो रेंज है मेल में क्या है 13 to 18, फीमेल में क्या है 11.5 to 16.5। ये वेरी करती है। पाकिस्तान में ये हम वैल्यू देखते हैं। अगर हम मूव ऑन करते जाएं वेस्ट में चले जाएं तो ये वैल्यूज डिफरेंट होंगी। तो ये एरिया के हिसाब से भी चेंज होती हैं और डेमोग्राफिकली मतलब ये चेंज होती जाती हैं वैल्यूज। हाई हीमोग्लोबिन इन क्या इंडिकेट करता है जी? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एम्फिसीमा, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मैंने आपको पहले बता दिया है। और एम्फिसीमा ये भी एक लंग की एक मतलब वो होती बीमारी होती है। उसके बाद लो एचबी क्या इंडिकेट करता है? ए प्लास्टिक इनीमिया, हीमोग्लोबिन अगर कम है तो ए प्लास्टिक इनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया, कोई भी कैंसर, लेड पॉइजनिंग, मल्टीपल माइलोमा, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। अब लेड पॉइजनिंग में हीमोग्लोबिन काउंट किस तरह कम होगा? लेड पॉइजनिंग, क्या जो लेड है ये क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन हो रही थी उसमें एक एंजाइम होता है, एंजाइम को जाके डीएक्टिवेट करता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है बॉडी में। उसके बाद पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज परसेंटेज ऑफ आरबीसी सर्कुलेटिंग इन द ब्लड। आरबीसी की परसेंटेज है जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं। अब नॉर्मल रेंज क्या है पैक्ड सेल वॉल्यूम की? 45% मेल में और फीमेल में 40%। हाई पीसीवी इंडिकेट क्या करेगा? जिसमें आरबीसी ज्यादा होंगे। आरबीसी किन कंडीशन में ज्यादा थे मैंने पीछे आपको पहले ही बताया, पॉलीसाइथीमिया, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, डिहाइड्रेशन, कैपिलरी लीक सिंड्रोम। कैपिलरी लीक सिंड्रोम अब क्या है जी? इसमें ये होता है कि जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज वाल, उधर से लीकेज होता रहता है फ्लूइड का। तो फ्लूइड सेल में नहीं रहता, सेल से बाहर रहता जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी की प्रोडक्शन पीसीबी क्या होता है बढ़ जाता है, क्योंकि फ्लूइड कंपार्टमेंट बॉडी का बढ़ेगा तो पीसीबी बढ़ जाएगा। लो पीसीबी क्या इंडिकेट करता है? एनीमिया, विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी, हैवी ब्लड लॉस। लो पीसीबी होगा तो ये सारी कंडीशंस होंगी। उसके बाद मेन कार्डियोवास्कुलर वॉल्यूम दोबारा से इधर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। एवरेज साइज ऑफ द आरबीसी, तो ये 80 to 100 मैंने बताया था आपको एमसीवी। हाई एमसीवी किस में होगा? दो ही कंडीशन थी, कौन सी थी? विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी इनीमिया। अब लो एमसीवी क्या इंडिकेट करता है? मैंने पहले आपको बताया था थैलेसीमिया, लेड पॉइजनिंग, सिकल सेल एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये जितने भी एनीमिया वो सारे किस में आएंगे? लो एमसीवी में। हाई एमसीवी में दो एनीमिया आएंगे, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया।
अच्छा, उसके बाद एमसीएच और एमसीएचसी क्या है? एमसीएच क्या है? अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन वन आरबीसी। एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है, वो क्या इंडिकेट करता है? एमसीएच को नॉर्मल रेंज क्या है? 27 to 32 पिकोग्राम। एमसीएचसी क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ द ईच सेल टेकन बाय द हीमोग्लोबिन। हर सेल में कितना हीमोग्लोबिन है, ये एमसीएचसी है। नॉर्मल रेंज क्या है? 30 to 35 ग्राम पर डेसिलीटर। ये जो रेंजेस हैं ये आपने खुद याद करनी है, और वैसे जो सीबीसी रिपोर्ट होती है उसमें नॉर्मल रेंज लिखी होती है। हाई एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी क्या इंडिकेट करता है? सिकल सेल एनीमिया को। और लो एमसीएच और लो एमसीएचसी क्या इंडिकेट करेगा? माइक्रोसिटिक एनीमिया को इंडिकेट करेगा। यहाँ वो स्पेलिंग मिस्टेक होगी, माइक्रोलिटिक लिखा हुआ, माइक्रोसिटिक एनीमिया है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का क्या फंक्शन होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना होता है बॉडी को। बॉडी को फॉरेन कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उसे बचाव करता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ये बॉडी का, डब्ल्यूबीसी। तो इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? 4000 to 11,000 पर माइक्रोलीटर। हाई डब्ल्यूबीसी इंडिकेट क्या करता है? कि कोई भी इंफेक्शन है बॉडी में, वो अक्यूट हो सकता है, वो क्रोनिक भी हो सकता है, वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। रिमोटाइड आर्थराइटिस ये क्या? एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? कि बॉडी के अपने सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं, तो उसमें भी डब्ल्यूबीसी बड़े होते हैं। माइलोफाइब्रोसिस ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। लो डब्ल्यूबीसी काउंट, जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत कम होगा ड्यू टू एक्यूट वायरल इंफेक्शंस लाइक कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। ये कम किस लिए होते हैं? कोई भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हो। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट कौन होगा? जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम होगी, जिस तरह एड्स के पेशेंट हैं, कोई भी क्रोनिक, उन्हें डायबिटीज के पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट की भी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। तो उन पेशेंट्स में क्या होगा? लो डब्ल्यूबीसी काउंट होगा। और ए प्लास्टिक एनीमिया, जिसमें बोन मैरो पे ही प्रॉब्लम आ गया, तो बोन मैरो में जब प्रॉब्लम आता है, आरबीसीज के साथ साथ डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन भी कम होगी, प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन भी बहुत कम होगी। तो उसमें क्या होगा? वो किस में आएगा? लो डब्ल्यूबीसी काउंट की तरफ आएगा। एड्स, कैंसर, कैंसर में किस तरह डब्ल्यूबीसी काउंट कम होता है? कैंसर की जो हम ट्रीटमेंट जब स्टार्ट कराते हैं, तो उसमें हम एंटी कैंसर ड्रग्स जब देते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड पिक्चर पूरी डिस्टर्ब होती है। आरबीसीज की भी कमी होती है, डब्ल्यूबीसीज की भी, प्लेटलेट्स की भी, सारों की कमी होती है। टाइफाइड, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये टीबी है, डेंगू, लाइम डिजीज। अब मैं इनकी डिटेल बहुत ज्यादा डिटेल है, मैं इनकी वो डिस्क्राइब नहीं करूंगा। उसके बाद नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। अब प्लेटलेट काउंट क्या होता है? प्लेटलेट का क्या फंक्शन होता है, कोई बताएगा? एनीवन? ब्लड कोagulation में प्लेटलेट का, सही सही दानियाल कमर, सही बता रहे, ब्लड क्लॉटिंग को, ब्लड कोagulation, ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या है? 150 to 400,000 माइक्रो पर माइक्रोलीटर। हाई प्लेटलेट काउंट क्या इंडिकेट कर रहा है? थ्रोम्बोसाइटोसिस। इस टर्म तरफ अब ना जाए। हाई प्लेटलेट काउंट क्या इंडिकेट करता है? कोई भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, मेलिग्नेंसी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एक्यूट ब्लड लॉस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून, जितने भी काज होंगे उसमें क्या होगा? हाई प्लेटलेट काउंट होगा। अब लो प्लेटलेट काउंट क्या इंडिकेट करता है? डेंगी। डेंगी में चले मैं आपको डेंगी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। डेंगी में क्या होता है? प्लेटलेट काउंट बॉडी का कम होता जाता है, कम हो जाता है। तो इसमें हम एक टेस्ट करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट। अगर आपके पास कोई पेशेंट आया, उसकी स्किन पे ना डॉट डॉट, रेड रेड डॉट बने हुए हैं, और उसे नहीं पता, तो आपने सबसे पहले उनका क्या करना है? बीपी लेना है। बीपी आपने किस तरह लेना है? कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। इसके लिए हम डेंगू के लिए करते हैं ना ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट, टोर्निकेट टेस्ट हम करते हैं। तो उसमें क्या होता है? हम बीपी लेते हैं पेशेंट का। बीपी आप लेंगे सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, उसको आप करेंगे प्लस। जब आप उसको प्लस करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे 2 पे, जो भी वैल्यू आएगी, फिर आपने कफ को उधर तक इन्फ्लेम करके ना 5 मिनट के लिए छोड़ देना। जब आप 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद आप जब कफ को डीफ्लेम करेंगे, तो जहां से आपने बीपी लिए, तो वहां पे आपको पैटी कीज बने हुए नजर आएंगे, रेड रेड स्पॉट्स बने हुए नजर आएंगे। तो अगर वो आपको नजर आते हैं, ये डेंगी के पेशेंट की टिपिकल वो इंडिकेशन होती है। तो उसमें डेंगू के पेशेंट में लो प्लेटलेट काउंट होता है। उसके बाद कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीनोमेगेली में किस तरह लो प्लेटलेट काउंट होता है? जब स्प्लीन हमारी
साइज में बड़ी होना स्टार्ट होती है, तो प्लेटलेट उधर जब जाते हैं तो उसके वेजल्स में फंसना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो लो प्लेट उसमें क्या होगा, लो प्लेटलेट काउंट होगा। गुचर डिजीज, आप इसकी तरफ न जाए, ए प्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, इन सारों में क्या होगा, लो प्लेटलेट काउंट होगा। तो किसी का कोई क्वेश्चन? डेंगी टेस्ट रिपीट, डेंगी के लिए हम करते हैं टोर्नी टोर्निकेट टेस्ट। तो इसमें ये होता है कि हम पेशेंट का लेंगे बीपी, तो आपने बीपी ले लिया, बीपी पेशेंट का फॉर एग्जांपल आ गया 120/110/85 आ गया, आपने इसको क्या करना है, प्लस करना है, 110 प्लस 85, तो ये जितना बनेगा उसको आपने करना है डिवाइड 2 पे, 2 पे डिवाइड कर लिया आपने, तो जो वैल्यू आई आपने कफ को वहां लेके जाना है, वहां पे बीपी, वहां पे कफ को उतना इन्फ्लेम करना है जितना वो आए, मतलब 110 को आप प्लस करें 85 में, 195 बनता है, डिवाइड करें 2 पे तो 90 के ऑलमोस्ट, वहां आपने 5 मिनट के लिए रोक देना है। 5 मिनट के लिए आपने रोक लिया, रोकने के बाद आपने क्या करना है, कफ को फिर डिफ्लेम करना है और फिर 2 मिनट वेट करना है। 2 मिनट आप जब वेट करेंगे उसके बाद अगर वो डेंगू का पेशेंट है, तो आपको, जहाँ बेसिकली हम क्यूबिटल फोसा के ऊपर से ही लेते हैं ना, फोर आर्म से बीपी, तो वहां पे आपको रेड रेड स्पॉट्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, पैटिकीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। टिपिकली 10 से 12 अगर हो तो वो इंडिकेशन होती है डेंगू की। जी, लिम्फोमा, लिम्फोमा वाइट ब्लड सेल का कैंसर होता है, इसकी काफी सारी आगे टाइप्स होती हैं, ये हॉजकिन, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, या कि उसकी डेंगू टेस्ट प्लीज रिपीट, ये भी कर दिए। डाइट प्लान टू ऐड इन रूटीन टू सेफ एनीमिया, तो फोलिक एसिड आप लें, और उसके बाद जितनी भी सब्ज पत्ते वाली, जितनी भी मतलब सब्जियां सब्ज पत्ते वाली वो आप लें, अपनी डाइट अच्छी रखें, हाइड्रेशन अच्छी रखें। डाइट प्लान टू ऐड इन रूटीन टू सेफ एनीमिया, ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंस, ब्लड ग्रुप की इंपॉर्टेंस, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तब ब्लड ग्रुप मैच होने चाहिए, तो उस टाइम हम ब्लड ग्रुप करते हैं, और वो मैच करके क्रॉस चेक करने के बाद ही हम वो ब्लड डोनेट करवाते हैं। कोई और टोर्नी कोई टेस्ट होता है जी, रिकवर एनीमिया, ये मैंने आपको बताया तो है कि आपने ग्रीन पत्ते जितनी भी सब्जियां हैं वो आपने लेनी है, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, उसके बाद डॉक्टर के पास आप जाएं, डॉक्टर आपको जो मेडिकेशन देगा, फोलिक एसिड वाली गोलियां देगा, आयरन आयरन सप्लीमेंट्स देगा, मल्टीविटामिन आप लेते रहें, ये सारी एक एक प्रॉपर डाइट होती है। यहाँ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन अब पूरी आपको नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको मैं हाउ टू नो दे रहा हूँ।